हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 जुलाई के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और आज जैसा आपको मालूम है, आप बहुत लोगों ने सुन भी लिया होगा, एजुकेशन पॉलिसी पर नए रूल्स आ चुके हैं, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में आ चुकी है। तो उसको लेकर के आर्टिकल लिखे गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग एक्सप्लेन्ड पेज पे जो छोटी छोटी बातें लिखी हैं एजुकेशन पॉलिसी के बारे में वो भी डिस्कस करेंगे आज, और साथ में हम उसके क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको ओवरऑल चीजें एग्जैक्टली समझ में आएंगी कि क्या चीजें सही है और कहां पर हमें बदलाव या फिर इस पर डिबेट डिस्कशन की जरूरत पड़ सकती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान से सुनना है। और तीसरा जो आर्टिकल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आरबीआई ने एक नया प्रपोजल पेश किया है अपने डिस्कशन पेपर में। तो वो भी आपको जानना होगा कि आखिर उस पेपर में ऐसा क्या लिखा है और वो इकोनॉमी के लिए या बैंकिंग सिस्टम के लिए सही साबित हो सकता है या नहीं, या फिर एक क्रिटिसिज्म के तौर पर हमारे सामने लाया गया है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो भी आज आपको मैं अभी यहाँ बताने वाली हूँ, और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आंसर राइटिंग में और अपने नोट्स मेकिंग में। तो आई होप कि आप लोग नोट्स मेकिंग कर रहे होंगे। द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन के लिए जो आप लोगों का प्यार है, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं, और बाकी लोग भी अपना प्यार यूं ही दिखाते रहिए। और आपको जो क्वेश्चन वगैरह मिलता है उसका आंसर भी कीजिए। अगर आप में से कोई नए लोग हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें, आपको बहुत फायदा होगा इस चैनल पर। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कैसे कुछ अलग फैक्ट्स एंड कंटेंट आपके लिए लेकर के आ पाए। तो हिंदी माध्यम के छात्र और इंग्लिश माध्यम के छात्र दोनों के लिए ही फायदेमंद है। तो इस डिस्कशन को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। आइए आज की शुरुआत कोटेशन से करते हैं, और ये कोटेशन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा। आइंस्टाइन का ये कोटेशन है, इट इज नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट बट आई स्टे विद द क्वेश्चंस मच लॉन्गर। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कई बार हम क्या करते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, या हर किसी की इच्छा स्मार्ट बनने की होती है, और आपको ये कहा भी जाता है कि स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है लाइफ में, राइट। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि हमें हमेशा एक सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है। कई सारे सवाल होते हैं आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल होते हैं, आपकी पढ़ाई से जुड़े हुए सवाल होते हैं। आईएएस आप कैसे बन पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय क्वेश्चंस के साथ बिताना चाहिए, यानी कि जब आप सवाल पर फोकस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चंस आर डिमांडिंग, देन ओनली यू कैन गिव द राइट आंसर्स टू दैट क्वेश्चंस। तो इसके लिए हमेशा कोशिश ये कीजिए कि लाइफ में जब भी आप परेशान होते हैं या किसी एक ऐसे सवाल में उलझ जाते हैं, तो वहां पर उस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, आपको अपने आप सॉल्यूशन दिखने लग जाएगा। आइए आज के डिस्कशन में क्या कुछ है मैं आपको बताती हूँ। 3 आर्टिकल, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, एजुकेटिंग इंडिया दूसरा आर्टिकल होगा। अच्छा, ये द गवर्नमेंट वी डिजर्व नहीं है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर एक आर्टिकल है एजुकेशन पॉलिसी पर, उसको डिस्कस करेंगे। एंड शॉर्ट में नॉट बी स्वीट, ये आरबीआई का जो आर्टिकल है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और द गवर्नमेंट वी डिजर्व को हमने कल डिस्कस कर लिया था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर था। जो लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा होगा वो जरूर देख लीजिएगा। और आज के वीडियो का नोट जरूर आप लोग बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि रोज बनाते होंगे। मेंस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाने की, तो बिल्कुल मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाऊंगी और जल्द से जल्द बढ़ाऊंगी। लेकिन अभी जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, प्लीज उसको आप अच्छे से फोकस कीजिए और एक जगह पर लिखिए उन क्वेश्चंस को भी। अगर आप आंसर नहीं भी लिख पाते हैं अभी, तो क्वेश्चंस को एक जगह पर लिखिए और उसके कुछ पॉइंट्स रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए गए हैं रोज की तरह, उसका आंसर करके आपको कमेंट में बताना है, और प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर भी चेक करेंगे। तो आज के बैकग्राउंडर में क्या है मैं आपको बता दूं। एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत विस्तार में चर्चा होने वाली है। इसके बाद जो अथॉरिटी है हायर एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी आपको मालूम तो चल गया होगा, जिनको नहीं मालूम है वो आज जान जाएंगे। पीजे नायक कमेटी किस चीज से संबंधित थी, और बेजल नॉर्म्स का क्या है, इंडिया किस तरीके से ऐसे नॉर्म्स को फॉलो करता है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे अपने डिस्कशन में। तो बने रहिए। अगर आपको पसंद आता है ये डिस्कशन तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट भी कीजिए। तो आज का पहला आर्टिकल है एजुकेटिंग इंडिया, दूसरा आर्टिकल है शॉर्ट में नॉट बी स्वीट, और फिर तीसरा है एक्सप्लेन्ड पेज का डिस्कशन, रीडिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और डिस्कशन की शुरुआत हम इसी आर्टिकल से आज करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज उसमें हमें ओवरऑल जो भी चीजें लिखी गई हैं एजुकेशन पॉलिसी के में वो हमें पता चल जाएंगी, एंड देन हम उसके क्रिटिसिज्म पर जाएंगे। 2 सवाल दिया गया है, आंसर राइटिंग करने के लिए जरूर लिखिएगा। सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, बहुत आसान तो है, आपको महत्व बताना है। अभी आप सुनेंगे, समझेंगे और फिर आप उसके सिग्निफिकेंस को लिख पाएंगे। और अगला सवाल आरबीआई पर है।
इसमें आपको सिंपल सा सवाल ये पूछा गया है कि ये जो प्रपोजल्स लेकर के आई है आरबीआई, इसके क्या चैलेंज हैं। आपको कुछ और बात पर ध्यान नहीं देना, इसके चैलेंजेस पर फोकस करना है, जिसको कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल में चैलेंजेस की बात होगी, वहां पर आप फोकस कीजिएगा, देन यू विल बी एबल टू राइट दिस आंसर। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी क्वेश्चन दिए गए हैं, प्लीज आप लोग भी कोशिश करें आंसर लिखने की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 सवाल हैं, ध्यान से देख लीजिए। यहीं पर बेजल 3 पर आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया एजुकेशन पॉलिसी पर, बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट है जिसका आंसर करना है कि भाई पहली पॉलिसी कब आई थी भारत में, आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज अभी इस साल अगर एजुकेशन पॉलिसी लाया गया इतने सालों के बाद, तो ये सवाल तो बन सकता है ना कि पहली पॉलिसी कब आई थी, कौन लेकर के आए थे, गवर्नमेंट क्या थी, क्या फीचर्स में लाए गए थे, कमिटी कौन सी बनी थी उस समय में, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन एक्चुअली में कौन से लिस्ट में आता है, कंकरेंट में या स्टेट लिस्ट में या सेंट्रल लिस्ट में, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा दोस्तों। यहां पर जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो आपको बड़ा इजी लगता है कि हाँ ये तो बड़ा आसान सा है, लेकिन जब आप यूपीएससी में सेम स्टेटमेंट को देख रहे होते हैं एग्जाम देते समय, तो आपको घबराहट हो जाती है। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है कि एजुकेशन में अगर लगता है कि यार स्टेट में आ सकता है, स्टेट लिस्ट में होगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऐसे फैक्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर रखना चाहिए। पीजे नायक कमेटी इनमें से किससे संबंधित है, कौन से इश्यूज पर, ये आपको बताना है। और एक और सजेशन है कि यहाँ पर तो नन ऑफ देम में शायद आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बिकॉज हम लोग चूंकि तुरंत न्यूज़ को डिस्कस किए हुए होते हैं, फैक्ट्स को देखे हुए होते हैं, तो आंसर मिल जाता है हमें। लेकिन यही चीज जब एग्जाम में होता है तो नन ऑफ देम या नन ऑफ द अबव का जो ऑप्शन आता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है और पूरे क्वेश्चन के फीचर को बदल के रख देता है। तो ऐसे सवालों में हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत होती है। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है, इसमें आपको हम फीचर्स बताते हैं। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन में आपको फुल कोर्स मिल रहा है, और वो ऑनलाइन नहीं बल्कि एक ऑनलाइन ऑफलाइन का पूरा मिक्सचर होगा, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ लाइव ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस में जनरली ये होता है कि आपको वीडियोज वगैरह मिल जाते हैं, बट यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको गाइडेंस प्रोग्राम में रखा जाता है क्लासेस के साथ साथ, और गाइडेंस में भी लाइव ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, बहुत आप जो आपके मेंटर है उनसे आप मिल पाते हैं ऑनलाइन, एंड अपने प्रॉब्लम्स को रख पाते हैं, आपका कैसा नोट्स बन रहा है उसको आप दिखा पाते हैं। तो बहुत तरीके से आप डिफरेंटली इस पूरे अप्रोच को यहाँ पर लेते हैं। तो 8750069419 पर आप बाकी की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी दोस्त को या छोटे भाई बहन को जानकारी चाहिए हो तो आप अप्रोच कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। रीडिंग न्यू एजुकेशनल पॉलिसी पर चलते हैं, और ये कहाँ पर आ जाएगा, जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, ठीक है। और जीएस पेपर 2 में ये सोशल जस्टिस वाले सेक्शन में आ जाएगा, जहां पर एजुकेशन एग्जैक्टली लिखा हुआ है, राइट। तो आइए इस पर हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आता है एक्सप्लेन, जैसा कि आप जानते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट पर्पस डज एन न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर्व। तो यहाँ पे पर्पस को डिस्कस किया जा रहा है, उसमें ये थोड़ा बैकग्राउंड और हिस्ट्री को बता रहे हैं कि पहली बार जब पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी पहली बार लाई गई थी, तो क्यों लाई गई थी। तो उस समय में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उनका क्रिटिसिज्म हो रहा था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद 1964 में ये सारी बातचीत शुरू होती है कि भाई एजुकेशन की स्थिति भारत में अच्छी करने की ज़रूरत है। आज़ादी को कई साल हो चुके हैं, और तब जाकर के 17 मेंबर का एक एजुकेशन कमीशन बनाया गया, ध्यान दीजिएगा 17 लोगों का, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे यूजीसी के चेयरपर्सन डीएस कोठारी। बहुत इंपॉर्टेंट है कोठारी कमीशन, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि कोठारी कमीशन किस चीज से संबंधित है। तो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, और डीएस कोठारी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए थे उस समय में। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका रिकमेंडेशन था वो ये था कि आपको अपने एजुकेशन सेक्टर पर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, यानी कि जीडीपी का 6% खर्चा होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन भी कोठारी साहब ने तब दिया था, यानी कि 1964-65 की बात है ये। और फिर फाइनली 1968 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी हम सबके सामने आता है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आती है 1986 में, ठीक है। तो कितने सालों के बाद एजुकेशन पॉलिसीज आ रही है, ये ध्यान में देने वाली बात है। 1986 के बाद इसी को रिवाइज किया गया 1992 में। तो पॉलिसी अभी तक 2 आई थी, और ये तीसरी पॉलिसी है। तो पहला वाला जो पहली पॉलिसी जो थी 68 वाली,
वो कब आई थी? इंदिरा गांधी के समय में। फिर 86 में राजीव गांधी का दौर था, आपको मालूम होगा, उनके समय में दूसरी पॉलिसी आई और फिर उसी को रिवाइज किया गया पीवी नरसिम्हा राव के समय में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 1992 में। एंड अब जो प्रेजेंट 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, आपको मालूम है प्रधानमंत्री अभी आपके नरेंद्र मोदी साहब हैं और अभी ये पॉलिसी है। तो कैसा होगा ये पॉलिसी, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। व्हाट आर द की टेक्स अवे? अब यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स को रखा गया है, ये क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बदलाव किया गया है और शामिल भी किया गया है, जिसमें कि हायर एजुकेशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भारत में आए और यहाँ पर हायर एजुकेशन को अच्छा किया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद डिसमेंटलिंग ऑफ द यूजीसी एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो AICTE है, CTE, इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द 4-year मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो 3 साल का ग्रेजुएशन किए होंगे, राइट, लेकिन अब जो ग्रेजुएशन का कोर्स है उसको 4 साल का बना दिया गया है। फाइन, यानी हर किसी के लिए, ऐसा नहीं किसी जो इंजीनियरिंग करते हैं या ऐसे टेक्निकल एजुकेशन के लिए 4 साल का कोर्स होगा, बल्कि हर किसी के लिए जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा वो 4 साल का होगा। ठीक है, और साथ में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एमफिल के प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें 4 साल में कई सारे मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस को भी रखा गया है। ये सारे फीचर्स इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें करिकुलम को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की गई है। जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें सिलेबस को थोड़ा और रिड्यूस किया गया है और कुछ एक बदलाव वहाँ पर सिलेबस में किया जाएगा। फिर 1986 की जो पॉलिसी थी विच पुश्ड फॉर द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पिचेस फॉर द 5+3+3+4 डिजाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस बार क्या डिफरेंट हुआ है। पहले कैसा 10+2 स्ट्रक्चर को रखा गया था, ये 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अभी 5+3+3+4 का डिजाइन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि 3 साल से ही अब फॉर्मल एजुकेशन दिया जाएगा। इस पर जब ड्राफ्ट बन करके आया था तब काफी डिस्कशन किया था हम लोगों ने इन आर्टिकल्स पर, इन मुद्दों पर। बहुत सारी बातें थी कि 3 साल से जब बच्चों को एजुकेशन देने लग जाएंगे तो बच्चों का जो एक डेवलपमेंट होता है जिसको वो खुद से सीखते हैं वो बंद हो जाएगा और वो स्कूल के माहौल में ढल जाएंगे। तो ये सारे इसके क्रिटिक पॉइंट्स थे, लेकिन इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी कई सारे हैं। यहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन में डाला जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मिड डे मील प्रोग्राम को प्री स्कूल एजुकेशन में ला दिया जाएगा। प्री स्कूल एजुकेशन 3 साल से 5 साल के उम्र के बच्चे को जो एजुकेशन मिलेगा स्कूल में उसको प्री स्कूल एजुकेशन कहेंगे और उसमें भी मिड डे मील के प्रावधान को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने नए तरीके से। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज स्टूडेंट अंटिल क्लास 5 शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको अंडरलाइन दिखते हैं पॉइंट्स वो सब इंपॉर्टेंट होते हैं और जो रेड में है वो तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पीपीटी में जब आप नोट्स बनाते हैं या पढ़ते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का यूज करना बंद कर दिया कि उससे कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, तो हम ब्लैक और रेड को ही यूज कर रहे हैं। रेड जो लाइंस हैं ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इसको भी आपको नोट करना है। और जो अंडरलाइंड है आपको दिखती हैं ब्लैक लाइंस, उनको आप चाहें तो लिख लें क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि अब ये लाइन है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज स्टूडेंट अंटिल क्लास 5 वुड बी टॉट इन देयर मदर टंग। तो अपनी मातृभाषा में जो उनका रीजनल लैंग्वेज है उसमें उनको क्लास 5 तक पढ़ाया जाएगा। तो ये सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने का जो समय तय किया गया है वो 2040 का रखा गया है कि सारे जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स होंगे ये मैंडेटरी नहीं है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दे ऑल आर नॉट मैंडेटरी, बल्कि इसको आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने यहाँ पर ऐड करते जाइए और 2040 तक फाइनली इन सभी चीजों को ऐड कर दिया जाएगा। तो 2020 में तो हम हैं 20 साल के बाद, और ऑब्वियसली ये जो बदलाव होता है वो 20 साल 25 साल 30 साल में ही हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए 2040 में फिर से पॉलिसीज आएंगी और तब तक हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये सारा जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है ये सब हम फुलफिल कर लें।
हाउ विल दीज रिफॉर्म बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये बहुत मुद्दा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। सो नाउ ओनली प्रोवाइड्स अ बोर्ड डायरेक्शन, नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ पे बोर्ड डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आपको इन चीज़ों को अपने करिकुलम में शामिल करना है, किसको, राज्यों को खास करके। और दिस विल नॉट हैपन इमीडिएटली, ऑब्वियसली ये तुरंत तो बिल्कुल नहीं होगा, समय लगेगा। टारगेट भी फिक्स कर दिया गया है एंड सफिशिएंट फंडिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, 1968 में जब कोठारी कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे और उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया भी गया था, तो ये फेल इस वजह से भी हो गया क्योंकि वो वहां पर फंडिंग की कमी थी। और आज भी आपको पता है कि एजुकेशन पर जीडीपी का महज 2 पॉइंट समथिंग % ही एलोकेट किया जाता है। अभी 3% पर भी हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमने इस बार ये सोचा है कि अब हम 6% तक पहुंच जाएंगे। तो एजुकेशन पर फंडिंग को बढ़ाना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका जो अभी इंक्लूड किया गया है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू सेटअप सब्जेक्ट वाइज कमिटी, वहीं गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि अब सेंटर और स्टेट लेवल पर इसको और रेलेवेंट बनाने के लिए सब्जेक्ट वाइज कमिटी भी बनाई जाएगी और फिर इसके सर्टेन एस्पेक्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी सोचा जाएगा। साथ ही इस पर मल्टीपल बॉडीज होंगी जो सारे रूल्स को इंप्लीमेंट करने में काम करेगी। उसमें एचआरडी मिनिस्ट्री से लेकर के स्टेट एजुकेशन के जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्कूल बोर्ड्स, एनसीईआरटी और सीए भी, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का भी इसमें रोल रहेगा। तो ये सारे जो बॉडीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मिलकर के इन सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। What does the emphasis on mother tongue regional language mean for English medium schools? क्या मतलब होगा यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का, रीजनल टंग का? तो यहाँ इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो कंकरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें जो राज्य है, अब राज्य सरकार, अभी क्या होता था कि इस पर बहुत डिबेट होता था, जो रीजनल लैंग्वेज है उसको कितने सालों तक पढ़ाना है बच्चों को, राइट, कितने समय तक उनको इसी में पढ़ने देना है। जैसे कि कभी 10th तक कंपलसरी होता है किसी राज्य में, किसी राज्य में 5th क्लास तक कंपलसरी, कहीं पर 8th क्लास तक कंपलसरी है। सब जगह पर अलग अलग तरीके से है। इस बार पॉलिसी में बता दिया गया कि आप 5th क्लास तक तो कंपलसरी कर सकते हैं रीजनल लैंग्वेज को। इसके बाद एक और इशू है, एक और क्वेश्चन है इसको कि ठीक तरीके से अभी एक्सेस नहीं किया गया है, वो है जिनका जॉब ट्रांसफर होता है बार बार, जो मल्टीलिंगुअल पेरेंट्स हैं, तो उनके बच्चों का क्या होगा। ऑब्वियसली अगर जैसे कोई बैंक में काम करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उनका ट्रांसफर होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह में, और ऐसे में ये बहुत बड़ा चैलेंज बच्चों के लिए हो सकता है कि वो फिर किस लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। तो हालांकि अभी इसको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है इस सवाल को, लेकिन हाँ, बायलिंगुअल अप्रोच रखने के लिए कहा गया है, तो बायलिंगुअल में कोई भी एक लैंग्वेज लिया जा सकता है। Now, how does the government plan to open up higher education to foreign players? ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर अभी ऐड किया गया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 100 ओवरऑल इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़, वर्ल्ड में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने कैंपसेस को इंडिया में ओपन कर सकते हैं। इनके लिए भी पूरा काम किया जा रहा है कि नहीं, यानी कि हायर एजुकेशन को हमें कैसे स्मार्ट बनाना है, अच्छा बनाना है। और ये सारे कदम क्यों लिए गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होती है ओवरऑल एजुकेशन के मामले में, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस जो होता है, वहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, भारत के यूनिवर्सिटीज़ को अच्छा दर्जा मिले और यहाँ का हायर एजुकेशन जो है वो जाना जाए फॉरेन लेवल पर। ऑब्वियसली लोग बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा आएँ, यहाँ के बच्चे यहीं पे पढ़ाई करें। तो इन सभी चीज़ों के लिए को ध्यान में रखते हुए फॉरेन प्लेयर्स को इन्वाइट किया जा रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को इन्वाइट किया जा रहा है कि वो अपना कैंपस इंडिया में लगा सकते हैं। 2013 में जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने सेम बिल प्रपोज किया था कि जो यूनिवर्सिटी से येल यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, ये सारी जो 20 ग्लोबल टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको यहाँ इंडिया में मार्केट एक्सेस मिले और यहाँ पे वो अपना कैंपस वगैरह लगा पाए, जिसमें कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी थे। So participation of foreign universities in India is currently limited to them entering into the collaborating twinning programs. तो अभी काफ़ी limitations हैं उन पर, लेकिन अब इसको थोड़ा ईज किया जा रहा है और इस तरीके का डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। हाउ विल द 4-year मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम वर्क? 4 साल का जो बैचलर प्रोग्राम बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो कैसे काम करेगा?
नाउ इसमें इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि जो 4 साल का प्रोग्राम बनाया गया है, इसमें स्टूडेंट जो है वो एग्जिट भी कर सकते हैं 1 साल में, ठीक है। और 1 साल में एग्जिट करेंगे तो वो एक सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं, 2 साल में एग्जिट करेंगे तो डिप्लोमा लेकर के जा सकते हैं, और 3 ईयर विद अ बैचलर्स डिग्री, तो 3 साल के बाद वो बैचलर्स डिग्री लेकर के जा सकते हैं। और 4 साल अगर वो पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, मतलब कि बैचलर की जो डिग्री आपको मिलेगी वो आज भी 3 साल में ही मिल रही है, लेकिन अगर आप 4 साल पूरा करते हैं अपना पूरा प्रोग्राम, देन सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसर्च वर्क एंड स्टूडेंट विल गेट डीपर नॉलेज। कितनी अच्छी बात है, आप सोचिए कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए कि इसके बाद वो रिसर्च डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। और ऑब्वियसली अगर 4 साल का पूरा करिकुलम रहेगा तो स्टूडेंट तो 4 साल तक करना चाहेंगे ही। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो बैचलर की डिग्री लेके बाहर आना चाहेंगे, तो इससे जो बच्चों का रिसर्च में इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, राइट। और डीप नॉलेज लेने के लिए ज़्यादातर बच्चे जागरूक रहेंगे, तो इससे एक बहुत अच्छा आगे एनवायरनमेंट माहौल क्रिएट हो सकता है पीएचडी लेवल पर, और साइंस के फील्ड में इन सब जगह पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर बदलाव किया गया है इस पर एजुकेशन पॉलिसी में। तो हमने इंपॉर्टेंट बातों को देख लिया, अब आइए क्रिटिसिज्म देख लेते हैं एजुकेशन पॉलिसी का। आपको मैंने सारे फीचर्स बताए, अब देखते हैं क्रिटिसिज्म में क्या कहा गया है। तो ये पेपर 2 में ही आ जाएगा, सोशल जस्टिस में, ठीक है। अब ये क्या बोल रही है राइटर का, यहाँ पर ये मानना है कि जो प्रेजेंट पॉलिसी को लाया गया है ये एक ऐसे समय में लाया गया जब कोरोना वायरस पेंडेमिक में सब कुछ बंद है, लॉकडाउन की स्थिति है, और ऐसे में डिबेट एंड डिस्कशंस को बाईपास कर दिया गया और उसके बाद ये एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, जबकि इसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको कि एड्रेस करने की जरूरत है। तो ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस की ये बात करती हैं, तो इनका मानना है कि जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं, SEDGs हैं, उनके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी में, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही जो टर्म कास्ट मेंशन किया गया है ड्राफ्ट में, इस पूरे प्रपोजल में, उसमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि शेड्यूल कास्ट, या प्रॉपरली उसको रेफर नहीं किया गया है। साथ ही जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉयज को रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें एब्सेंट हैं। तो इस तरीके से कई ऐसे फ्लॉ हैं जहां पर डिबेट डिस्कशन का होना बहुत जरूरी था, लेकिन ये नहीं हुआ। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन ट्राइबल एरिया, दूसरा मुद्दा ये उठाती है कि ट्राइबल एरिया में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जाते हैं उसका नाम होता है आश्रमशाला। आश्रमशाला का जिक्र किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 1.8 पैरा में, और वहां पे आश्रमशालाज में क्या होगा, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा और उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। लेकिन इनका कंसर्न ये है राइटर का कि उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा गया है कि जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली चैलेंज्ड लोग हैं उनको ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक्सेस कैसे मिलेगा, इस बात पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं दिया गया। और अगर दिया भी गया है तो कोई टाइम फ्रेम तो फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, राइटर ये कह रही हैं कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको एजुकेशन का सही मायने में एक्सेस मिले, हायर एजुकेशन तक वो पहुंच पाए, इसको फोकस नहीं किया गवर्नमेंट में। साथ ही में प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है एजुकेशन में, और एक तरफ तो आप कमर्शलाइजेशन को कम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं तो इससे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स इमर्ज हो सकती हैं। And in a situation of growing privatization and near collapse of public institutions of higher education, how these policies will be implemented in the modern matter of the concern. तो implementation obviously हमेशा एक matter of concern होता है। तो यहाँ पर जो public institutions, अगर private institutions open होते हैं, privatization को बढ़ावा मिलता है, तो फिर कैसे ये लोग implement करेंगे सारे rules को, norms को, ये बहुत matter of concern है। अलाउिंग लर्नर्स टू एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पे इनका कहना है कि जो पॉलिसी बनाई गई है, जैसे कि 11.7 पैरा में जो चीज़ें लिखी गई हैं जिसमें कि कई सारी बातों का जिक्र है, खास करके इन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकी चीज़ों की तरफ भी एक्सप्लोर करें। तो एक्सप्लोर करने में इन्होंने कहा है कि जो लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, इसमें लिटरेचर, म्यूजिक, फिलॉसफी, इंडोलॉजी, आर्ट, डांस, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, ये सारे, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स वगैरह जो है वहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में कहा जा रहा है। दैट स्टिमुलेटिंग इंडियन एजुकेशन एनवायरनमेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड स्ट्रेंथन एट द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। इन सारे लैंग्वेज और अदर ये जो आपने सब्जेक्ट्स देखा, इसमें
कैसे और रिसर्च करना है, इसमें हायर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजों को मिस कर दिया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो नीड ऑफ द टाइम थे, जिस सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जैसे कि रिसर्च की ज़रूरत है आज जेंडर स्टडीज़ में, राइट, वुमेन स्टडीज़ में, कल्चरल स्टडीज में, मीडिया स्टडीज में। तो ये राइटर की एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये सारे सोशल इश्यूज को उठा रही है। एजुकेशन आपके सोशल जस्टिस में ही आता है, तो याद रखिएगा, हो सकता है कि जो क्वेश्चन है, इवन जो आज का मेरा क्वेश्चन है, वो भी आपके सोशल जस्टिस में ही एसोसिएट होगा। तो ये मुद्दा यही उठा रही है कि जो सोशल जस्टिस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सोसाइटी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मीडिया के बारे में है, मीडिया कितना इन्फ्लुएंस करती है पूरी सोसाइटी को, या वो कितना इन्फ्लुएंस होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से, दलित की क्या स्थिति है पूरे समाज में, महिलाओं की क्या स्थिति है, कल्चरल स्टडीज, जिस तरीके से अभी एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, तो एनवायरमेंटल स्टडीज जो बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे बातों को लिस्ट में नहीं रखा गया, बल्कि आउट ऑफ द लिस्ट कर दिया गया। और इसकी डिमांड लगातार कई सालों से है कि इन सारे सब्जेक्ट्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को लाने की ज़रूरत थी। तो ये पॉइंट तो बहुत अच्छा था इनका। नीड टू इवॉल्व द सिस्टम, इनका कहना है कि सिस्टम को इवॉल्व किया जाना चाहिए। जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज हैं, उनको आपने जिम्मेदारी दे दी कि जितने भी काम हैं वो सारा ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वही संभालेगा। अब यहाँ पे ये तो है कि जो बर्डन है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऊपर वो कम हो गया, इंटायर एजुकेशन सिस्टम का यहाँ पे जो बर्डन है वो कम हो गया। बट इंस्टेड ऑफ ओवरआर्चिंग द सेंट्रलाइज्ड agency, the innovative education policy should attempt to create a space context specific diverse mode of the evolution for different field of the learning and possibilities. इनका कहना है कि आपने क्या किया कि सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज्ड कर दिया, यानी एक एजेंसी के अंतर्गत सारी जिम्मेदारी दे दी कि आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कीजिए। इससे बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ का या स्टूडेंट्स का, टीचर्स का दबाव तो कम हो गया, लेकिन इस दबाव कम होने की वजह से जो एक्सप्लोरेशन था उसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसके बजाय अगर आप और एक्सप्लोर करते चीज़ों को, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक बात करते, तो वो चीज़ों को और डाइवर्स बना सकता था। सो चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, और अंत में बहुत इंपॉर्टेंट इशू को उठाती है कि जो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग अभी तक चला आ रहा था एजुकेशन के मामले में, वेल वी हैव बीन हियरिंग अ ग्रेट डील अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द बीइंग आत्मनिर्भर, द पॉलिसी एक्सप्लिसिटली फैसिलिटेट्स द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज विद इन हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे इनका कहना है कि अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अपने यहाँ पर बुलाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप जब आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, देन परहैप्स इट्स इंट्रीग्यूइंग दीज यूनिवर्सिटीज आर हेल्ड अप द आइडियल्स एंड द एमुलेटेड दैट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप। एक मेरूज इस तरीके का यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा जो कि ग्लोबल लेवल पर रीच रखेगा अपना, एंड द सेवरल यूनिवर्सिटीज लाइक जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, इवॉल्व्ड एंड सस्टेन्ड डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म इंक्लूडिंग एकेडमिक एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स दिस फॉर्मुलेट, डिस्कस, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड कोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल मैटर्स। तो अगर हम इस तरीके का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म को फॉलो किया जाएगा। इससे डिस्कशन, डिबेट्स ज़्यादा होते हैं। ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स बनते हैं मेरूज की तरह, वहाँ पर डिस्कशन एंड डिबेट ज़्यादा होते हैं और हमारी रीच ज़्यादा होती है ग्लोबल लेवल पर। बट अभी जो बदलाव यहाँ पर लाया गया है, व्हाट मेड द वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन द प्रेजेंस ऑफ फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स इलेक्टेड बेस ऑफ सीनियरिटी एंड रोटेशंस। तो इसमें क्या होता था कि इस तरीके की जो यूनिवर्सिटी, इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि आप अगर ड्यू की बात करें तो वहाँ पे जिस तरीके से डूसू वगैरह है या और भी अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोगों को मौका मिलता है, वो सीनियरिटी के आधार पर चुने जाते हैं या रोटेशंस के आधार पर चुने जाते हैं। लेकिन नाउ व्हाट हैपेंड, इनका कहना है कि अब जो बदलाव किया जा रहा है इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स थे, जो वैल्यूज थे, जो अभी तक हम डेमोक्रेटिक मींस की तरफ फॉलो करते आ रहे थे, इसमें पैट्रियटिज्म की भावना, सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अब ओवरलैप हो जाएंगी। एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है दैट वन searches a vein for the illusion of the fundamental rights, are these erased from the memories of the future generation। तो क्या अभी जो हम बदलाव कर रहे हैं उनकी मेमोरीज से हम ये जो अपने आइडियल्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनको खत्म कर देंगे हमेशा के लिए।
तो खैर ये बहुत ही डिबेट का इशू है और कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि इट इज टू बी होप्ड दैट बियॉन्ड इमीडिएट एक्साइटमेंट दैट द अनाउंसमेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी हैज जनरेटेड देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी टू एग्जामिन। क्या कहना है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस को अभी चेक करना है तो बहुत जरूरी है कि उसको रिविजिट किया जाए, उसको डिबेट में लाया जाए और डिबेट को साइड करके और इस पूरे पॉलिसी को पास कर देना और लेकर के आ जाना, ये ऑब्वियसली काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन लॉन्ग टर्म। अब भाई अगला आर्टिकल देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी का आर्टिकल है और इसमें हम बैकग्राउंडर देखने वाले हैं। पिछले वाले आर्टिकल में बैकग्राउंडर उसके साथ साथ में था, तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे पीजे नाइक कमेटी का जिक्र सबसे पहले करेंगे। पीजे नाइक कमेटी का गठन हुआ था 2014 में, याद रखिएगा, और इनको बनाया गया था गवर्नेंस, जो बैंकिंग गवर्नेंस है उसको चेक करने के लिए। बोर्ड ऑफ बैंक्स जो है वो गवर्नेंस में कैसा काम करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए कमेटी का गठन हुआ था। पीजे नायक साहब सीईओ एंड चेयरमैन थे फॉर्मर एक्सिस बैंक के, और फिर उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस को दिया है। रिकमेंडेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आंसर में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बेजल नॉर्म्स पर। बेजल नॉर्म्स आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। आपके लिए होमवर्क ये है कि बेजल नॉर्म के 1, 2, 3 तीनों नॉर्म्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी मैं कुछ फीचर यहाँ बता देती हूँ। ये एक रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी असेसमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत पार्ट ऑफ बेजल आरसीएसी इज अ पार्ट ऑफ बेजल कमेटी, ये बेजल कमेटी का पार्ट है और इसको लाया गया था पूरे वर्ल्ड में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तौर पर इन बेजल नॉर्म्स को रखा जाता है, ठीक है। तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है जिसको कि बाकी जो देश हैं या मेंबर कंट्रीज हैं वो फॉलो करते हैं। और क्या इसके गाइडलाइंस हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसको बेजल अकॉर्ड भी कहा जाता है जो गाइडलाइंस है। स्विट्जरलैंड में है बेजल। तो चलिए एक चीज आपको और बताना है आज के कमेंट बॉक्स में कि बेजल एनवायरनमेंट में भी एक चीज है और वो क्या है, अगर आपको याद है तो उसको बताना है आपको। व्हाट इज बेजल से जुड़ा हुआ एनवायरनमेंट में कौन सा प्रोटोकॉल है या कन्वेंशन है, क्या है वो, ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और किससे संबंधित है ये भी बताना है। तो स्विट्जरलैंड में है बेजल और यहीं पर BIS का हेडक्वार्टर है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसमें कि सारे गाइडलाइंस वो जारी करते हैं और ये सारे जो मेंबर कंट्रीज इनको फॉलो करना होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे मैनेज करना है ये बताया जाता है। मेन आर्टिकल पर चलते हैं। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि अभी RBI ने एक डिस्कशन पेपर को रिलीज किया है। ध्यान दीजिएगा, डिस्कशन पेपर को रिलीज किया है और कमर्शियल बैंक सिस्टम में कैसा गवर्नेंस होना चाहिए उसके लिए। और इसमें क्या बताया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो ये ध्यान दीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ग्लोबल लेवल पर जो प्रैक्टिसेस होते हैं उसको उसके तर्ज पर भारत के भी फाइनेंशियल सिस्टम को ले आया जाए। तो यहाँ का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो होगा वो बेस्ट प्रैक्टिसेस पर खरा उतरेगा ग्लोबल लेवल पर। इसके लिए RBI ने ये फैसला लिया है, डिस्कशन पेपर में चीजों को लिखा गया है। नाउ अब क्या लिखा है उसमें, लिखा ये है कि जो CEO होते हैं बैंक के उनका टेन्योर फिक्स किया जाएगा, 10 साल तक ही उनका टेन्योर रखा जाएगा। या जो भी मेजर शेयर होल्डर होते हैं या प्रमोटर होते हैं बैंक के, जो कि CEO हो सकते हैं या फिर होल टाइम डायरेक्टर WTD हो सकते हैं, उनको 10 साल तक का मैक्सिमम टेन्योर यहाँ पर कैप कर दिया जाएगा। ये जो पेपर है, डिस्कशन पेपर, वो प्रपोज करता है, ठीक है। तो RBI का फैसला है भाई, अच्छा ही हो सकता है लेकिन इस पे भी क्रिटिसिज्म किया जा सकता है कि ये जो डिसीजन है ये कैसे लोगों को मौका देगा करप्शन को बढ़ाने का। उस पर आइए हम बात करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स का जिक्र करते हैं। दैट ग्लोबल एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट दिस अप्रोच मे नॉट बी सूटेबल। तो ग्लोबल अप्रोचेस और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अगर देखा जाए, जबकि हमने ये प्रपोजल क्यों पेश किया, RBI ने क्यों किया है, क्योंकि RBI का ये मानना है कि ग्लोबल लेवल पर जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं हम उसको मीट कर पाएंगे ऐसा करने से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अदर ग्लोबल नॉर्म्स हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा करने पर क्या होगा। सबसे पहले तो बैंक आर हाईली लिवरेज्ड, creating powerful incentives for the stakeholders to engage in risk strategies। तो क्या होगा, अभी काफी ज्यादा जो रिस्क कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर किसी बंदे को CEO 10 साल तक रहना है तो वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क उठा सकता है। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो एंगेज करेगा मैक्सिमम रिस्क लेने में।
एंड दूसरा है बैंक फेलियर कुड इन्वॉल्व सिस्टमेटिक रिस्क, और इससे बैंक का जो है वो फेलियर हो जाएगा, या बैंक फेलियर जो है उससे सिस्टमेटिक रिस्क इम्पोज होने लग जाएगा। अगर एनपीए वगैरह बढ़ेगा तो भी लोग जो है वो गवर्नमेंट के पास बेल आउट पैकेज के लिए पहुंच जाएंगे, और ये जो बैंकिंग सिस्टम है उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका डर खत्म हो जाएगा। तीसरा इनका कहना है दैट फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय द बैंक आर हार्ड टू मॉनिटर एंड मेजर। तो कितना फाइनेंशियल एसेट बैंक के पास है इसको मॉनिटर कर पाना और मेजर कर पाना मुश्किल हो जाएगा, और इसके कॉन्सिक्वेंस के आधार पर जो बैंक के ऑब्वियसली एक्सटर्नल स्क्रूटनी ऑफ द बैंक एंड डिपॉजिटर एंड क्रेडिटर अमंग अदर्स इज डिफिकल्ट, क्योंकि ऑब्वियसली कितने डिपॉजिटर हैं, कौन क्रेडिटर हैं, ये सब पता लगा पाना एक्सटर्नल लेवल पर काफी मुश्किल हो जाएगा, और इससे जो बैंक में इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं और हाई रिस्क की तरफ बढ़ सकते हैं। बैंक गवर्नेंस सीक्स टू कर्व सच एक्सेसिव रिस्क टेकिंग। तो ऑब्वियसली बैंकिंग गवर्नेंस का क्या मेन मुद्दा है, मुद्दा ये है या रोल ये होता है कि मैक्सिमम रिस्क ना लिया जाए और बैंक को बचाया जाए। दिस इज द मेन लॉजिक फॉर रेगुलेटिंग द बैंक बोर्ड स्ट्रक्चर एंड मेजर कंपनसेशन एज सजेस्टेड इन द बेजल कमिटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन गाइडलाइंस। तो बेजल कमिटी का जो गाइडलाइन है बैंकिंग सुपरविजन गाइडलाइंस का एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड प्रिंसिपल्स, ये दोनों ही कहते हैं दैट कि बोर्ड स्ट्रक्चर और मैनेजर कंपनसेशन जो है वो काफी अच्छा और रेगुलेटेड होना चाहिए, एंड it is unclear whether imposing maximum caps your tenure to separate ownership from management would encourage prudent risk taking by the management। अब इनका कहना है कि यहाँ पे आप दोनों चीजों को अलग कर रहे हैं, सीईओ को यानी कि जो ओनरशिप है आप उनको सेपरेट कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट को सेपरेट कर रहे हैं, और तब भी ये काफी अनक्लियर है कि जो अगर आप मैक्सिमम कैप को लगा देते हैं, 10 साल के कैप को लगाते हैं, तो जो मैनेजमेंट है वो कोई रिस्क नहीं उठाएगा, या जो स्टेक होल्डर जो ओनर है वो कोई रिस्क नहीं उठाएगा, ये काफी अनक्लियर है। एंड रिसर्चर्स सजेस्ट दैट द सीईओ टेन्योर could have important implication of the corporate performance। तो सीईओ का जो टेन्योर होता है वो बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट के परफॉर्मेंस में रोल प्ले करता है, और अगर आपने यहाँ पर कैप को कम कर दिया, मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कर दिया, तो एक जो आप कह सकते हैं सीईओ का जो मोटिवेशन है वो डाउन होगा, या फिर यूं कहें कि ऑपोजिट मोटिवेशन जो है कि चलो हम तो रिस्क ले सकते हैं, मेरे बाद जो आएगा वो देख लेगा। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे इमर्ज हो सकती है और इससे बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। कुछ अदर फाइंडिंग्स यहाँ पर हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड डाटा के तौर पर कि क्या कहा गया है, अदर पेपर्स में क्या कहा गया है। इसमें जयती सरकार और सुब्रता सरकार 2018 का एक पेपर उन्होंने लॉन्च किया था। इसमें इन्होंने कहा कि whether board governance structure including CEO tenure impact the performance of Indian state owned and private commercial banks both। तो इनके इस पेपर में, रिसर्च पेपर में रिलीज किया गया था पहले ही कि बोर्ड का जो बैंक बोर्ड गवर्नेंस होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो सीईओ का टेन्योर है, ये सब कुछ इनका पूरा सिस्टम इस बात पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है कि भारत में जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक या स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं उन पर परफॉर्मेंस कैसा है। तो जो परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट है ये इनके स्ट्रक्चर और टेन्योर का पड़ता है, तो इस बात को हमें ध्यान जरूर देना चाहिए। 25 स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं एंड 14 ओल्ड प्राइवेट बैंक्स एंड 7 न्यू प्राइवेट बैंक्स फॉर पीरियड ऑफ 12 ईयर फ्रॉम 2000 टू 2012। तो 2000 से 2012 का यानी कि 12 साल का जो टेनियर का कैप है वो लगाया गया था 25 स्टेट ओन्ड बैंक में और 14 प्राइवेट बैंक एंड 7 न्यू प्राइवेट बैंक्स में। इसके आधार पर ये रिसर्च पेपर इन्होंने तैयार किया था और बताया था कि हाँ एक्चुअली में टेन्योर का फर्क पड़ता है। The paper finds that the increase in CEO tenure is associated with the significant improvement। तो ये जो टेन्योर होता है सीईओ का, ये काफी ज्यादा रोल प्ले करता है एसेट क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट में या जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके इम्प्रूवमेंट में। तो इसलिए ये जो टेन्योर है ये बहुत मैटर करता है और अगर इसको 10 साल पर फिक्स कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये काफी कम होगा और इससे जो आरबीआई का भी ये डिसीजन है वो यहाँ पे नुकसानदेह हो सकता है। अब पीजीएनआई कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्या बताया था, उन्होंने कहा था, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि अगर शॉर्टर टेन्योर होगा चेयरमैन का या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एज अ की रीजन ऑफ द वीकर एम्पावरमेंट ऑफ देयर बोर्ड, तो अगर आपका टेन्योर कम है तो आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं, राइट। तो उससे क्या होगा, बोर्ड का जो आपका एक होल्ड है वो कम हो जाएगा, वीक एम्पावरमेंट होगा और इसका फिर इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ेगा। एंड दिस कंक्लूजन वाज बेस्ड ऑन द वर्किंग पेपर ऑफ, एक वर्किंग पेपर आया था। ये सब आप याद रखें, अगर इसमें से एक दो आपको याद रहेंगे
तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग वगैरह में कि आरबीआई का जो ये प्रपोजल है ये क्यों सटीक नहीं बैठता है। अगर टेन्योर को कम कर दिया जाए या 10 साल पर फिक्स कर दिया जाए तो कैसे ये एक रिस्क को पोज करेगा, तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें इस फाइंडिंग्स में कही गई हैं। कंक्लूजन में ये कहा जा रहा है कि अभी जो हाइलाइट्स आया है, दैट प्रपोजल डज नॉट अपीयर टू बी सपोर्टेड बाय एनी कॉन्जेंट एविडेंस। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर एविडेंस नहीं दिया गया है कि आरबीआई के द्वारा कि ये जो बदलाव कर रहे हैं ये किस आधार पर कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और ये बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं कि इससे पहले जब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस आरबीआई का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था आरबीआई के सर्कुलर को, जिस सर्कुलर में उन्होंने वर्चुअल करेंसी को लेकर के बैन किया था। अभी हमने उस न्यूज़ को डिस्कस भी किया था। तो जिस तरीके से उस सर्कुलर को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, वैसे ही हो सकता है कि आगे इस पर भी डिस्कशन डिबेट होने लग जाए। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आरबीआई के इस पूरे प्रपोजल को क्रिटिसाइज किया है राइटर ने। आइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। और इसमें आपका पहला सवाल पूछा गया था आपसे मॉक्सी पर, यानी मार्क्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट, और इसमें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि इस एक्सपेरिमेंट की सबसे अच्छी बात और ख़ास बात ये है कि इसको मार्स पर भेजा जा रहा है और इसमें मैन्युफैक्चर किया जाएगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, और किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो काफ़ी रिच है वहाँ के एटमॉस्फेयर में। और ये नासा का एक्सपेरिमेंट है। कमेंट में ये बताइएगा कि ये नासा के कौन से रोवर के द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका नाम आपको बताना, कल मैंने आपको बताया था। नाउ ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है और दाम्पा मिजोरम में है, रांची उत्तराखंड में है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही थे। डी इसका आंसर होगा। जिसने आंसर किया है उसको थैंक यू, और जो नहीं करते वो प्लीज आंसर जरूर किया कीजिए कमेंट में। सरिस्का टाइगर रिजर्व न्यूज में था और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने आज मॉर्निंग में एक वीडियो देखी होगी, वो एक ऐड की वीडियो है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर एक हेल्प हो पाए तो वो ये कि उस वीडियो को आप लोग प्लीज़ प्रमोट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और जो लोग हमें नहीं जानते हैं वो एक बार आकर के हमारे चैनल को विजिट करें, इस एक्सप्रेस के डिस्कशन को देखें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है व्यूज़ अभी भी बहुत कम है, सब्सक्राइबर अभी भी बहुत कम है। नो डाउट अभी जस्ट हमने इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है, और ऑब्वियसली स्टेप अप आईएएस का जो चैनल था वहाँ पर हम बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उन सारे लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है हमारा। तो दोस्तों, उस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। जैसे भी किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। और आज के लिए इतना ही। आज कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच। कर फिर मिलते हैं।